हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, हम लोग 13 नंबर चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके थे, अध्याय 13 तक, और ये अध्याय 14 है। इसमें से हम लोग को पढ़ना है श्वसन और गैसों का विनिमय, है ना। श्वसन और गैसों का विनिमय। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है, और दिवाली के लिए भी मैं बोल देती हूँ एडवांस में हैप्पी दिवाली, मतलब दिवाली ही। तो धनतेरस में आप लोग क्या क्या परचेस करेंगे? कुछ तो परचेस करना ही होता है धनतेरस के दिन में। और सबका फैमिली जो भी अपनी फैमिली के साथ है, सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए। खुश रहना भी चाहिए, ईश्वर की कृपा से सबका खुशियां ही खुशियां आए सबके साथ। और आप लोग पढ़ाई भी कीजिए साथ में, और डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए डियर, क्योंकि ये होता है ना, यदि हम हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जो भी हम क्लासेस को देख रहे हैं बायोलॉजी का, यदि आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में आपका फुल मार्क्स आए, तो आपको तभी आएगा जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे और एक बार देखेंगे। और ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक है ना, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बुक की तरह मैं दे पा रही हूँ। अभी अभी आप लोग को पीडीएफ अलग करके मैं नहीं दी हूँ, वो भी मैं दूंगी जब एक बार मेरे 11-12 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पीडीएफ में और शॉर्ट नोट्स के साथ मैं लेकर आऊंगी, जो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो अभी मैं एक बार कंप्लीट करवा देना चाहती हूँ पूरा टोटल, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें 14 चैप्टर है, और आप लोगों को वीडियो सच में अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक कीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना देखिएगा। श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, और श्वसन का नियंत्रण, और श्वसन संबंधी विकार। इतने सारे हम लोग को पॉइंट इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उनका परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। क्या है कि उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भी आपका मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए, और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। इसलिए कोशिकाओं को क्या है, लगातार ऑक्सीजन को उपलब्ध कराती है, और CO2 को बाहर मुक्त कराया जाए। वही मंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान, जिसको हम लोग विनिमय कहते हैं, इस क्रिया को हम श्वसन यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। और सामान्यता या श्वसन जो होगा उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके एग्जाम में श्वसन पूछता है, श्वसन क्या होता है, जो आपका विनिमय यानी कि आदान प्रदान होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम श्वसन कहेंगे। और जो बिल्कुल सामान्यता यानी कि नॉर्मल श्वसन होगा, उसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए, और आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। पहला हम देखेंगे श्वसन के अंग। क्या है आपका श्वसन के अंग, ठीक है ना। श्वसन के अंग में आपका प्राणियों की विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। क्या है, उनके निवास और उनके संगठन, यानी कि जो रहन सहन और जो भी आपका कम्युनिटी या फिर संगठन ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अनुसार क्या होता है, इसकी बदलाव आती है। निम्न आपका आ कैसे रुको जैसे कि स्पंज। फिर आपका देखिएगा कौन कौन से इसके अंदर में है डियर, आपका सिलेंट्रेटा, चपेट कृमि आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। जो केंचुए अपने आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, केंचुए जो है अपने आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए क्या उपयोग करते हैं, कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल, जो कि श्वसन नालिकाएं होता है, जिसके वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती हैं, ताकि कोशिकाएं सीधी गैसों का आदान प्रदान कर सके, ताकि कोशिकाएं सीधी गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम, जिसको गिल द्वारा होता है। जलीय आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में बात करें, श्वसन की क्रियाविधि जो होती है संवहनीय संरचना क्लोम यानी गिल द्वारा होता है। जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विषय संवहनीय थैली यानी कि फुफ्फुस यानी कि फेफड़े द्वारा होता है। तो मछली भी गिल्स के द्वारा लेते हैं। मेढक का जब जन्म होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं मेढक का, वो भी गिल से सांस लेते हैं, ठीक है ना।
ये हो गया आपका। जबकि स्थलचर प्राणियों के बताया कि वो फुफ्फुस या फेफड़े से सांस लेते हैं, फेफड़े द्वारा उनको श्वसन की क्रिया होती है। कशेरुकियों में मछलियां क्लोम यानी गिल द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबिया उभयचर जो होते हैं आपका सरीसृप पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सब लाइन आप लोग के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा नम्र त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं मेढक। स्तनधारियों में से एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। एक हमारे जोड़ी बाह्य आपका नसा द्वार होते हैं जो ओठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं या नसा मार्ग द्वारा नसों तक कक्ष तक पहुंचते हैं। नसा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं और ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक आपका देखिएगा उपास्थीय में पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती हैं, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय खांटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ली प्लैप कंठस्थ यानी कि एपिग्लोटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी में कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नालिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकों तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए भी द्वितीय एवं तृतीय स्तर की श्वसनी श्वसनिका बहुत पतली अंदस्थ श्वसनिका में समाप्त होती है, श्वसनिकाओं में समाप्त होती हैं। श्वास नली प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वास आपका श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वालियों से अम्बलित है, अलंबित है होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायुक्त थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। जो हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण यानी कि प्लेयूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस वारनी द्वारा द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? फुफ्फुस फुफ्फुसा वर्णी द्रव भरा रहता है या फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है और बाहरी फुफ्फुस वार्णी झिल्ली वाछिय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस वार्णी झिल्ली फेफड़ों की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य देखिएगा, बाह्य नसानंद्र से अंदस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कुपिकाएं एवं उनकी नालिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तथा संचालित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापमान तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विस्तरण स्थल है। तो ये आपका हो गया डियर इंपॉर्टेंट। फेफड़ों वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो साधारणतः एक वायु रोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उपरोस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गोमुंदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े फुफ्फुसिका गुहा में प्रतिबिंब हो जाएगा। श्वसन के लिए एक ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया डायग्राम में दो डियर, डायग्राम में पूरा आपका इसका दिया हुआ डियर देखिएगा, जो कि मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य साथ ही बाएं फेफड़ों का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका श्वसन में निम्नलिखित चरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित चरण सम्मिलित है, सॉरी। श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन देखिएगा, संवातन क्या है? संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। दूसरा में कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों को का विसरण। तीसरे में रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। चौथा में रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। पांचवा में अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और इसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। कोशिकीय शोषण जैसे कि अध्याय 12 श्वसन में बताया गया है। श्वसन की क्रिया विधि क्या है? श्वसन की क्रिया विधि यहाँ पे देखिएगा डियर, दूसरा में क्या है आपका, दूसरा पॉइंट में कि श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाव को
पूर्णतः निर्मित की जाती है, पूर्णतः निर्मित की जाती है। अतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतर फुफ्फुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता हो। इस तरह के निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतः अंतरा परशुक इंटरकोस्टल इस तरह की पर्व आपका प्रवणताएं उत्पन्न करती हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। अंतःश्वसन जो डायफ्राम से के संकुचन यानी कि वहां पे कॉन्ट्रक्शन होगा, संकुचन होगा, उससे प्रारंभ होगा। जो अग्र पश्चय अक्ष यानी कि एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन क्या करता है? बढ़ा देता है। किसका बढ़ाता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। वह अंतरा परशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उपरस्थों का ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष यानी कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरा परशुक पेशियों का शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके समान स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को क्या करता है? घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग देख रहे हैं डियर। देखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अतः श्वसन और निश्वासन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। किससे? स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है, और जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 14.2.1 श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतर श्वासित या निश्वासित वायु का आयतन या लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतर श्वासित या निश्वासित कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, यह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होता है, मिलीलीटर। निश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, औसतन या 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है। अवशिष्ट आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, वायु का वह आयतन भाग जो बलपूर्वक निश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसत 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को छोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं जो फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिएगा, अंतः श्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सामान्य निश्वासन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जिसमें ज्वारीय आयतन तथा अंत श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है, जिसमें हम टीबी को जोड़ देंगे, टाइडल वॉल्यूम को, और आईआरवी को जोड़ देंगे, इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम को। जितना भी आएगा आपका क्या होगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि सामान्य अंतर श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निश्वासन करता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वासन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? टीबी प्लस ईआरवी को जोड़ देंगे। और नेक्स्ट हमारा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसमें सामान्य निश्वासन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निश्वासन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। इसमें हम ईआरवी प्लस आरबी को जोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, बलपूर्वक निश्वासन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ईआरवी
टीबी और आईआरबी सम्मिलित है अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतर श्वसन के बाद निश्वासित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग वॉल्यूम कितना होता है? बलपूर्वक निश्वासन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा आरबी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी सम्मिलित है, यानी जड़ क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता सबको मिलाकर जो भी आएगा फेफड़ों की कुल क्षमता होगा। नेक्स्ट हमारा जो है डियर देखिएगा क्या है, गैसों का विनिमय। कुपिकाओं गैसों का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता के प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों में की मोटाई में विसरण की दर को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें देखिएगा आपका वायु कुपिका एवं शरीर के ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय ऑक्सीजन डायग्राम। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका जो 14.1 में दिया गया 14.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए अगणित स्पष्ट रूप से कोशिकाओं में से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता परवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में परवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त में से कोशिकाओं की तरफ चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की। तो यहाँ पे देखिएगा वातावरणीय वायु, वायु कुपिका, अनऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त ऊतक सबका यहाँ पे दिया गया है श्वसन का O2 का और CO2 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विस्तारित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है विसरण झिल्लियों मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती हैं, अतः कुपिका की पतली सैलिक उपकला यानी कि सल्की एपिथेलियम कुपिकाओं को कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारित तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्लिकाएं की बनी होती हैं तथा सहायक सल्की उपकला आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है, फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीलीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कोशिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डियर, नेक्स्ट में क्या है आपका नेक्स्ट गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में हमारा क्या है देखिएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थिर एक लाल रंग आपका लोह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय यानी कि आपका देखिएगा इसमें दिया गया है रिवर्सिबल ढंग से बंद कर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम से कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माग वक्र यानी कि सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र यानी कि डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 H+ आयन सांद्रता आदि घटकों को अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहाँ पे उच्च PO2 निम्न PCO2 कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न PO2 उच्च PCO2 उच्च
उच्च H प्लस सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन जनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर O2 प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में हमारा, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती हैं। यह बंधीयता देखिएगा यहाँ पे CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती हैं। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 निम्न PO2 की अवस्था में होने वाले हीमोग्लोबिन CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक आपका हाइड्राइज है। एनहाइड्रेज क्या है? एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। लाल रक्त में कितना होगा? ज्यादा होगा, और प्लाज्मा में बिल्कुल कम होगा, अल्प होंगी। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। यहाँ पे दिया गया है सबका रिएक्शन। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक आपका एहाइड्रेज H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज HCO3 और प्लस H प्लस। ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 यानी कि आरबीसी और प्लाज्मा में विस्तृत होती हैं और HCO3 और H प्लस बनाती हैं, और कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2 बनते हैं। इस तरह बाय कार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर का ग्रहित यानी कि ट्रैप्ड और कुपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर वी ऑक्सीजनित द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। कितना होता है? 4। नेक्स्ट हमारा है शोषण का विनिमय। क्या है? शोषण का विनिमय, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र आपका विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे हम श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन आपका, या फिर देखिएगा देखिएगा इसमें दिया हुआ नीमोटैक्सिक्स केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत सुधार कर सकता है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट में है, इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अतः श्वसन की इस अवधि को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोन संवेदी यानी कि आपका कीमो सेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयोनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिसे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप यानी कि आयोटिक आर्च और गिरवा धमनी यानी कि कैरोटाइड आर्टरी से जुड़े संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H प्लस सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डियर आपका क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है ये आपका श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। दमा दमा में श्वसनीय और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनीय शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस या श्वसनी की शोथ है, जिसे विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होता है, जिसे लगातार खांसी होती है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा वास्तफीति या फिर आपका एम्फाइसीमा, एक आपका चिरकालिका रोग है जिसमें कुपिका फीति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली इन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभाषण शोध उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेसामेता रेसी ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्लासेस डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी डेली बेसिस पे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा डियर आप लोग ज्यादा से ज्यादा। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत जल्दी ही खत्म करने वाले हैं 11 क्लास को, देन 12 क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय।